डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर हिंदी माध्यम, मैं डॉक्टर ए.के. मंसूरी एक बार फिर से वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके सामने अगेन आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इनकम टैक्स अपना सब्जेक्ट है, यूनिट 4 को आज कंक्लूड करेंगे। जैसा कि मैं पिछले एक वीडियो में बताता आया हूँ कि अब जो आपकी एग्जामिनेशन होगी उसके पूरे चांस है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, जिसमें आपको एक प्रश्न आएगा, उसके ऑब्जेक्टिव आंसर्स होंगे। वो ऑब्जेक्टिव आंसर फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो वाले भी हो सकते हैं, मल्टी चॉइस वाले भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले भी हो सकते हैं, राइट। बट ये उसी समय पॉसिबल आपको सबमिशन करना जब आपको उसकी डिटेल जानकारी। इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आज कोशिश किया है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में MCQ क्वेश्चंस का एक पेपर सेट डाल दिया है, जिसमें ट्राई किया है कि आपको यूनिट वाइज उसके अंदर सेगमेंटेशन मिले। ये वीडियो मेरा खत्म होने के बाद अब मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी को लेके आएंगे, और वो भी जो वीडियोस होंगे बने जाकर वो बड़े बड़े गणितों को सॉल्व करने के बजाय आप मैक्सिमम MCQ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब रूल से रिलेटेड। रूल से रिलेटेड कैसे होते हैं तो मैं एक बार ब्रीफ आपको रिव्यू कर दूँ कि आपको पूरी जानकारी कैसे मालूम होनी चाहिए। तो लुक हियर, to be as far as concerned the deduction under section 80C, जो इनकम टैक्स की धारा 80 है उसके अंतर्गत डिडक्शंस के जो आपको रफली मोटा आइडियाज मिलने चाहिए। मोटा आइडियाज जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट है, आप अपने बच्चे की ट्यूशन फीस जमा की है, वो आपने घर के लिए लोन लिया उसकी वापसी कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट फंड, पब्लिक प्राइवेट फंड, गवर्नमेंट प्राइवेट फंड में जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो म्यूचुअल फंड आपने परचेस किया है, और भी जैसे मैंने कहा था कि आपको साथ में एक नोट्स भेजा आपको करना। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, इसमें से कोई भी एक को टोकन कर देगा कि XYZ इज अ पार्ट ऑफ 80C। नाउ वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, दैट टाइम यू कैन इन अ पोजीशन टू गिव द आंसर। आप उसी समय सही आंसर दे सकते हैं जब आपको पूरी डिटेल जानकारी मालूम हो। यदि आपको पता है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शंस 80C के अंतर्गत आते हैं तो हमारा आंसर रहेगा 2। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की LIC की पॉलिसी है। मैंने ओरिजिनल लेक्चर में भी बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस को जब अटैच करके हम हमारी जीवन बीमा पॉलिसी निकालते हैं वो अलग होती है, और आरोग्य बीमा पॉलिसी अलग होती है। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ये जो पार्ट है यहाँ उसको बोल दिया है 80DD। अब देखिए उसके लिए आपको रूल पता होने वाला, रूल क्या है ये देखिए, मैंने मैक्सिमम लिमिट भी लिखवाया है, साथ में धारा को समझाने के लिए 80C 80C में ये सब कुछ ऊपर वाली आइटम्स आती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। कई बार फिल इन द ब्लैंक पूछ सकता है कि द मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज फिल इन द ब्लैंक, और ऑप्शन दिए रहेंगे A B C D। 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000। दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन दे दिया है 1 लाख, 120, 150, 180। यू विल बी इन अ पोजीशन, आप उसी समय उत्तर देने की हालत में रहेंगे जब आपको डिटेल नियम मालूम है। तो नियम शॉर्टकट में याद होना चाहिए। धारा 80C के अंतर्गत डिडक्शन की अधिकतम मर्यादा कितनी है? 1,50,000। तब यहाँ जाके ये हमारा आंसर आएगा C, 1,50,000। कई बार ये भी होगा, ये 1,50,000 की जगह यहाँ पर 1,80,000 दिया रहेगा, और B में बोल देगा नन ऑफ द अबव। तो हमको मालूम होना चाहिए कि 80C के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो कितना मिलता है? 1,50,000। आंसर में क्या दिया? 1,00,000 गलत है, 1,20 ये भी नहीं है, 1,80 है ही नहीं। इसका मतलब है नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 जो आंसर में दी हुई नहीं है। ये है उस तरीका उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ये फिल इन द ब्लैंक ना रहती है, सीधा सीधा भी क्वेश्चन बनता है। ये देखो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज, ये दे दिया। चलो फिल इन द ब्लैंक नहीं है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में गए तो भी यहाँ पर 1,50 दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा है। तो नन ऑफ दी
अब आंसर आएगा। और इसके पहले मैंने क्या कहा था, ये 1 20 1 50 1 80, 1 50 का आंसर रहेगा। मतलब ये फिर से प्लेन भी बन रहा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, ये ट्रू एंड फॉल्स भी बनता है। कैसा? मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1 लाख। अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आएगा, ट्रू और फॉल्स। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज 150, जबकि सेंटेंस क्या बोल रहा है, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 180C इज 1 लाख। दिस सेंटेंस इज फॉल्स, रॉन्ग, गलत। इन दिस वे, इस प्रकार आपको अब पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने के लिए जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो रीडिंग मटेरियल दिया गया है, स्टडी मटेरियल दिया गया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उन सबको बेटा आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी सफिशिएंट समय, देयरफॉर इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गो थ्रू द MCQ, फाइंड योर आंसर इज मेट विद गिवन आंसर और नॉट, उसमें जो बोल्ड किया हुआ दैट इज आंसर, एंड देन इफ यू फील एनी डिफिकल्टीज यू आर फ्री टू कॉल मी। ओके, नाउ here medical insurance premium is a part of here NPB, but sentence is medical insurance premium is a part of 80DD। ये सही नहीं है, गलत, false mean will be select because the medical insurance premium is not a part of 80D, it is a part of 80, sorry, not a part of 80DD, it is a part of 80D। ये आपको ब्रीफ करके समझाने की कोशिश किया। ये क्या है, मैंने जो डिटेल लेक्चर दिया तब बताया था कि सेल्फ और पेरेंट दोनों 60 साल से कम वाले हैं तो दोनों को 25-25 हज़ार यानी 50,000 तक रिडक्शन अलाउड है। सेल्फ 60 साल से कम है, पेरेंट 60 के ऊपर है तो सेल्फ के 25,000, 60 के ऊपर वाले 50-75 का रिडक्शन अलाउड है। और यदि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में असेसी भी है, इसका पेरेंट भी है, दोनों अबव 60 एज है, तो जाके ये लिमिट 1 लाख की होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं, जैसे कि ये था कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इसे पार्ट ऑफ 80DD, रॉन्ग क्यों किया? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80DD का पार्ट है ही नहीं, तो फिर 80DD का पार्ट क्या है? 80DD का पार्ट है फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई अपंग व्यक्ति जो करदाता के ऊपर में डिपेंड है और करदाता ने उसका एक्सपेंडिचर किया हुआ है, और जो अपंग है, जो फिजिकली डिसेबल है, जो मेंटली डिसेबल है, उसकी मर्यादा 40 to 80%। इसका सीधा मीनिंग होता है आंशिक रूप से अपंग और पूर्ण रूप से अपंग। गणित में भी क्या आता है कि एक असेसी के पिताजी जिनका आंशिक रूप से अपंग है, उनकी देखरेख पर खर्चा किया, तो बताओ अंडर सेक्शन 80DD डिडक्शन कितना मिलेगा? तो उसमें सिर्फ देखना कितना है, 2 बात। एक तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, देखिए एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो आप पर निर्भर है, उसका आपने इलाज करवाया, इलाज चाहे कितने भी रुपए का करवाए या इलाज कितने का करवाया वो मीनिंग नहीं है, बस मीनिंग सिंपल सा है कि वो पार्टली डिसेबल है कि फुल्ली डिसेबल। यदि पूरी तरह से अपंग है तो 1,25,000 तक की छूट है, और आंशिक अपंग है तो 75,000 रुपये की छूट है। इसीलिए ये जो सेंटेंस होगा आपके एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड अलाउड अंडर सेक्शन 80DD इज ट्रू। यहाँ पर अंडर 80DD गलत था, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस का क्लास 80D है, फिजिकली हैंडीकैप का क्लास 80DD है। और इसके अलावा यदि आपका कोई डिपेंडेंट सीरियसली बीमार है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसका खर्चा करते हैं, वो 80DD का पार्ट होता है जो बीमारी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें कितने % बीमार है
क्राइटेरिया नहीं है बल्कि एज। यदि वो बीमार व्यक्ति जिसका इलाज आप करा रहे हैं यदि उसकी उम्र 60 साल से कम है तब डिडक्शन की अधिकतम मर्यादा 40,000 है। अधिकतम मर्यादा 40,000 मतलब 40,000 और एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोनों में से जो कम। यदि आपने खर्चा किया 42,000 का तो डिडक्शन 40,000 तक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और यदि आपने खर्चा किया 39,000 तक तब आपको डिडक्शन 40 का नहीं मिलेगा, वो 39 का। और यदि जो सीरियस बीमार है, मम्मी है, पापा है, यदि उनकी एज अबाउ 60 है, अबाउ 60 है, 1,00,000 रुपये तक, ये 1,40,000 मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। आगे चलते हैं तो 80C के अंतर्गत एक 80G का क्लास है और ये बढ़िया कॉमन क्वेश्चन है। क्या बोलता है? डोनेशन अलाउ टू पॉलिटिकल पार्टी, आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया बट इन कैश, दिस इज द खतरनाक, ये डेंजर। इफ डोनेशन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ चेक, यदि चेक के द्वारा डोनेशन दिया जाता है तब अंडर सेक्शन 80G अलाउड होता है, लेकिन कैश में दिया जाता है तो अलाउड नहीं होता। और हम स्टूडेंट को नॉर्मल प्रैक्टिस क्या रहती है? डोनेशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80G, देयरफॉर द सेंटेंस इज ट्रू। हम ये भूल जाते हैं कि उसमें बारीक रूप से क्या लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ किया, डोनेशन अलाउड टू पॉलिटिकल पार्टी। यदि मैं इसको मिटा दिया, now it is allowed under section 80G, this is the correct, the sentence is correct, accurate, right, true. But if suppose here is a priority in cash, मैंने नगद में दिया, जैसे ही नगद दिया ये वर्ड आ गया तो अब ये अंडर सेक्शन 80G अलाउड नहीं होगा, that time the sentence will be false. तो मैंने आपको तीनों तरीके बताया, सेंटेंस फॉल्स भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएगा, बट आपको रूल्स मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके अंदर में एजुकेशन लोन है, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है। एजुकेशन लोन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80E। लुक हियर, एजुकेशनल लोन इज अलाउड under section 80E for deduction. Technically this is wrong, it is not rule. The rule is framed for interest on education loan, not education loan. Education loan ये कहीं पर भी डिडक्शंस के लिए अलाउड नहीं है। देखिए यदि इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन दिया है तो इट इज अलाउड। अब यदि सेंटेंस मान लो ऐसा है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80, दिस इज ट्रू। बट पहले मैंने क्या लिखा था? एजुकेशन लोन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80E, दिस इज फॉल्स। अब यही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यदि चले, यहाँ पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इज अलाउड अप टू नंबर A ₹1 lakhs, B ₹5 lakhs, C ₹10 lakhs, D नो लिमिट। अब ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर बेटा वही दे सकता है जिसने पूरी डिटेल पढ़ाई करी हो या वीडियोस देखे हो। अब बिकॉज फिजिकल क्लास नहीं हो रही तो भी मैंने मेरी वीडियो में बताया कि एजुकेशनल लोन पर लिए गए इंटरेस्ट की कोई मर्यादा नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट है सारा का सारा अलाउड है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इज अलाउड अप टू कितने रुपए तक? 1 लाख तक है? नहीं। 5 लाख तक है? नहीं। 10 लाख तक है? नहीं। क्यों? अरे सर इसकी लिमिट नहीं है। therefore answer would be D, like this। इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नॉट ओनली द 80C बट जो यूनिट आपका 4 है वो अन्य साधनों से आय के ऊपर में भी डिपेंड करता है। अब अन्य साधनों से आय पर डिपेंड करना है तो
आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखने पड़ेंगे। अब एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, अभी आपको बता दें, फ्रॉम फॉलोइंग which is income from other sources. A, salary income. B, house income. C, capital gain. D, none of the above. Now look here, the question says from the following, नीचे में से कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब आप चूंकि इनकम टैक्स पढ़ रहे, तो आपको खुद को पता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी सेपरेट हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी सेपरेट हेड है। मेरे शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि कैपिटल गेन भी अपने आप में एक सेपरेट हेड है, और तीनों के तीनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। जब तीनों के तीनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? ना आप क्या वो ये फिलिंग ब्लैंक हो सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग, ये बीच में काट दिया, ये डॉट डॉट दे दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग फिलिंग द ब्लैंक इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसमें नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं। इस तरह से देखिए, यदि मैंने ये नन ऑफ द अबव काटा और यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब ये देखिए यहाँ लिख दिया मैंने डायरेक्टर फीस। नाउ लुक, नीचे में से कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अब यहाँ पर भी ये तो सैलरी इनकम सैलरी में जाएगी, हाउस इनकम हाउस में जाएगी, कैपिटल गेन में जाएगा। ये जब हमने गणित बनाया तो आपको पता है ना, डायरेक्टली इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक दिस। इस तरह अब यही ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। वो ऐसा बोल सकता है कि डायरेक्टर फीस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छे से सुनना, वीडियो ठीक से देखो। डायरेक्टर फीस इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सेंटेंस अलग हो गया। मैंने वर्ड क्या बोला है? डायरेक्टर फीस इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सही बात है क्या? जबकि डायरेक्टर फीस तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो क्या बोल रहा है? डायरेक्टर फीस नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ट्रू एंड फॉल्स, सही है कि गलत है? बट डायरेक्टर फीस है, बट यहाँ क्या बोल रहा है? डायरेक्टर फीस नॉट ए पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देयरफॉर दिस सेंटेंस फॉल्स। इस तरह से आपको असेस करना पड़ेगा। तो ये तुक्का नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मैंने जो मटेरियल्स आपको भेजे हैं, जो वीडियोस बनाए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लिए। अब एक और क्वेश्चन बनता है, मेरी कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो को आप अच्छे से देखें। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कमर्शियल सिक्योरिटी रुपीज 3600, what will be gross interest? समझ में तो एक तो कमर्शियल सिक्योरिटीज है, डायरेक्ट इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है। आपको 10 बार मैंने वीडियो में समझाया कि ओनली इंटरेस्ट इज गिवन फॉर कमर्शियल सिक्योरिटी, हियर इज नो मीन वेदर इट इज अ टैक्सेबल और टैक्स फ्री, because the value of investment is not given, the rate of percentage is also not here, simple the amount of interest, and that will be the commercial securities, therefore it will be always gross, हमेशा gross होगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इतने बढ़िया बढ़िया किए, तुमको आँख मुँह के याद हो जाना चाहिए। 36,000 40,000 3600 4000 याद रखो। लेकिन नहीं आ रहा तो आपको मालूम होनी चाहिए कि ग्रास का फार्मूला क्या है? अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 90, सॉरी डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, यू गॉट द वैल्यू 4000।
आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में आएगा, आना क्या है, 3600 का 1800 कर देगा, 3600 का 7200 कर देगा, तो आंसर 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। सिंपल थिंग है, आपको फॉर्मूले याद रखना, समझ में, इस तरह से वो सेंटेंस होता है। कई बार ऐसे बोल देगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कमर्शियल सिक्योरिटी इज ₹3600, हेंस इट विल बी ग्रॉस अप, इसीलिए ग्रॉस अप होगा। सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। By this way, you have to solve the numerical problems for MCQ, and ultimately I have already dispatched on your WhatsApp group. Hope you must read and make your exercise. आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, हिंदी का रोना पे एकदम मत लो, कुछ परेशानियाँ रहती हैं, कुछ रूल्स रहते हैं। बेटा इनकम टैक्स का पेपर 99% इंग्लिश में रहेगा, बहुत कम थ्योरेटिकल पोर्शंस आपको हिंदी या मराठी में दिखेगा। इसीलिए जो MCQ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, चाहे मैंने भेजा हो, चाहे प्रोफेसर अमोल पाटिल ने भेजा हो, आप अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में भी जाइए, कोशिश करो। कॉलेज के जो भी टीचर्स लोग आपको दे रहे हैं, वो आपके भले के लिए दे रहे हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। देयरफॉर सिर्फ मंसूरी सर हमको पढ़ाते हैं तो उनका ही मैं MCQ करूँगा, ऐसे गलत फहमी में रहना मत। हो सकता है C सेक्शन या D सेक्शन या A सेक्शन पर भी मटेरियल आ रहे होंगे। अब आप, ये हो सकता है कि आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं हो, तो शायद आपको ग्रुप न मिल पाए, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछो ना, या मैं सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर B सेक्शन वाला हूँ, हमारे तो मंसूरी सर ने MCQ भेजा, आपको कौन से सर पढ़ाते हैं? तो बोले पाटिल सर ने भेजे कि हाँ, तो बोला मैं मेरे PDF सर की तुमको शेयर करता हूँ, तुम अपने सर की PDF हमको शेयर करो। बाय दिस वे यू मेक द अरेंजमेंट फॉर योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। होप यू विल गॉट एक्सीलेंट मार्क, बेस्ट ऑफ लक, बट नॉट बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूनिट 4 only. From next video we will discuss on income from salary. Thank you very much.